नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय सरकार ने 2 इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स के निर्माण को दिखाई हरी झंडी। भारत ने खरीदे $3 बिलियन के 31 प्रीडेटर ड्रोन। रक्षा मंत्रालय खरीदेगा 1500 लॉन्चर्स और 20,000 न्यू जनरेशन के ATGM। इंडियन नेवी करेगी राफेल एम को एस्ट्रा MK-1A और मेटियोर BBRAAM मिसाइलों से लैस। और मालाबार 2024 में इंटेंसिव डिफेंस कोऑपरेशन के लिए भारत और जापान के नौसेना प्रमुखों की हुई मुलाकात। हेडलाइन नंबर 1। भारत ने अपनी नेवल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने 2 इंडिजिनस न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली अटैक सबमरीन्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित लागत 45,000 करोड़ रुपए है। सबमरीन्स का निर्माण विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के कंस्ट्रक्शन से अलग है। अटैक सबमरीन्स जिन्हें SSN कहा जाता है और बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स जिन्हें SSBN कहा जाता है, दोनों अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। SSN अग्रेसिव कैंपेन्स के लिए डिजाइन की गई हैं। वे दुश्मन की सबमरीन्स और शिप्स का शिकार करती हैं, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जुटाती हैं और नेवी के टास्क फोर्स का समर्थन करती हैं। वे टॉर्पीडो और क्रूज मिसाइलों से लैस होती हैं। दूसरी ओर SSBN न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए बनाई गई हैं। वे न्यूक्लियर आर्म्ड बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने और लॉन्च करने में सक्षम हैं। भारत के लिए SSN की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। चीन पहले से ही 6 शांग क्लास की न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली अटैक सबमरीन्स ऑपरेट कर रहा है। भारतीय नौसेना इस प्रोजेक्ट की वकालत कर रही है ताकि पानी के भीतर क्षमता की कमी को दूर किया जा सके और रीजनल राइवल्स के खिलाफ एक रिलायबल डिटरेंट बनाया जा सके। सरकार ने 2015 में SSN प्रोजेक्ट को शुरू में मंजूरी दी थी। तब से सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है। सबमरीन्स हल्स के लिए एक स्पेशल एलॉय का डेवलपमेंट किया गया है जो उन्हें अधिक गहराई तक डाइव लगाने में सक्षम बनाता है। इन सबमरीन्स को अधिक पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर्स से भी सुसज्जित किया जाएगा। भारत की दीर्घकालिक योजना 6 SSN का प्रोडक्शन करने की है। इन 2 स्वदेशी SSN का प्रोडक्शन उस टारगेट को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रोजेक्ट इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने में मदद करेगी। हेडलाइन नंबर 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने अमेरिका स्थित जनरल एटॉमिक्स से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की मंजूरी दे दी है। इस डील की अनुमानित कीमत $3 बिलियन है। प्रीडेटर ड्रोन अपनी स्पेशल एबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। ये हेलफायर मिसाइलों, प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स और हाई फायर रोटेशनल कैनन्स से लैस हैं। इनकी लंबी समय तक उड़ान भरने की क्षमता, ऊंचाई पर प्रहार करने की शक्ति और डेडली फायर पावर इन्हें सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और टारगेटेड अटैक्स के लिए आदर्श बनाती है। इन ड्रोन का डिस्ट्रीब्यूशन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में किया जाएगा। भारतीय नौसेना को 16 ड्रोन मिलेंगे, जबकि शेष को भारतीय सेना और वायुसेना के बीच बांटा जाएगा। कुछ ड्रोन भारत में 30% लोकल कंपोनेंट्स के साथ इकट्ठे किए जाएंगे। हालांकि ये इंडिजिनस मिसाइल्स से लैस नहीं होंगे क्योंकि उन्हें इंटीग्रेट करने की लागत बहुत अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रीडेटर ड्रोन रीजन में गेम चेंजर साबित होंगे। इनकी एडवांस्ड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज बोइंग P-8I विमानों से भी बेहतर हैं। ये भारत की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को गल्फ ऑफ आडन से लेकर सुंडा स्ट्रेट तक बढ़ाएंगे। इंडियन एयरफोर्स और आर्मी इन ड्रोन का उपयोग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई वैल्यू टारगेट्स को निष्प्रभावी करने के लिए करेंगी। नेवी ने इलीगल मैरीटाइम एक्टिविटीज की सर्वेलेंस और इंडो पैसिफिक रीजन में वेपन्स एंड ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए तैनात करेगी। इनसे चाइनीज स्पाई शिप्स को भी रोका जा सकेगा जो अक्सर इंडियन ओशन में सक्रिय रहते हैं। यह परचेस भारत के पड़ोस में बढ़ती सिक्योरिटी चैलेंजेस के मद्देनजर की गई है। भारत के इंडिजिनस ड्रोन प्रोग्राम में देरी और रीजन में चाइनीज ड्रोन्स के बढ़ते प्रसार ने भी इस डिसीजन को प्रभावित किया है। अंत में यह डील 31 अक्टूबर से पहले पूरा किया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर कॉस्ट पर फिर से बातचीत करनी पड़ सकती है। यह टाइम लिमिट इस सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्विजिशन को जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता को दर्शाती है।
चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में 20,000 न्यू जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों, 1500 लॉन्चर और सिमुलेटर के लिए आरओआई जारी किया है। यह परचेस भारत की इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए खरीदें इंडियन आईडीडीएम कैटेगरी के तहत की जाएगी। इस कैटेगरी के तहत खरीदे जाने वाले इक्विपमेंट्स में कम से कम 60% इंडिजिनस कंटेंट होनी चाहिए। इन न्यू जनरेशन की एटीजीएम को डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस में तैनात किया जाएगा। इनमें प्लेन्स, डेजर्ट, हिली, कोस्टल और आइलैंड एरियाज शामिल हैं। ये मिसाइलें 5,500 मीटर की ऊंचाई तक काम करने में सक्षम होंगी। इनका उपयोग मुख्य रूप से पाकिस्तान और चीन के साथ लगी सीमाओं पर किया जाएगा। इन मिसाइलों से अपेक्षा की जाती है कि वे दिन रात और डिफरेंट वेदर कंडीशंस में काम कर सकें। इन्हें -45 डिग्री से +45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी कार्य करना होगा। इनकी फायर पावर कम से कम 4 किलोमीटर होनी चाहिए। ये एटीजीएम न केवल दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने में सक्षम होंगी, बल्कि आर्मर्ड व्हीकल्स, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स और कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स को भी नष्ट कर सकेंगी। इनका डिजाइन मॉड्यूलर होगा, जिससे भविष्य में आसानी से अपग्रेड किया जा सकेगा। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट पर। भारतीय नौसेना अपनी मैरीटाइम वॉरफेयर कैपेबिलिटीज में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। आने वाले राफेल एम फाइटर जेट्स को 2 शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम्स से लैस किया जाएगा, जो भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को एक नए स्तर पर ले जाएंगी। इन 2 मिसाइल सिस्टम्स में शामिल हैं यूरोपीय मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और भारत का स्वदेशी एस्ट्रा MK-1A। मेटियोर मिसाइल, जिसे एमबीडीए ने डेवलप किया है, एक अल्ट्रा मॉडर्न वेपन है जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर से अधिक है। यह हाई स्पीड और हाई फ्लाइंग टारगेट्स को भी सटीकता से भेज सकती है, जो इसे एयर डिफेंस के लिए एक एक्सट्रीमली वैल्यूएबल प्रॉपर्टी बनाता है। इसके साथ ही डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड एस्ट्रा MK-1A मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 105 किलोमीटर है। यह मिसाइल एक्टिव रेडार होमिंग टेक्नोलॉजी से लैस है, जो इसे हाईली डायनामिक टारगेट्स के खिलाफ भी परफेक्ट एम लगाने में कैपेबल बनाती है। इन दोनों मिसाइल सिस्टम्स का राफेल एम एयरक्राफ्ट में इंक्लूजन इंडियन नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और मार्क शक्ति को काफी बढ़ा देगा। यह डेवलपमेंट ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और फ्रांस 26 राफेल एम जेट की खरीद के लिए एक एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे रहे हैं। इस डील के इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट लगभग 70,000 करोड़ रुपए है। ये एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से ऑपरेट होंगे। इस एक्विजिशन का महत्व केवल मिलिट्री कैपेबिलिटीज तक ही सीमित नहीं है। एस्ट्रा MK-1A मिसाइल का इंक्लूजन भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में बढ़ती आत्मनिर्भरता को भी दर्शाता है। हेडलाइन नंबर 5। भारत और जापान के शीर्ष सैन्य नेताओं की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग ने इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक नया आयाम दिया है। गुरुवार को नई दिल्ली में इंडियन नेवी प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल योशिहिदे योशिदा से मुलाकात की। यह मीटिंग मालाबार एक्सरसाइज 2024 के संदर्भ में हुई, जो भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस मीटिंग में दोनों नेताओं ने मौजूदा डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़ाने और बायलैटरल रिलेशंस को और गहरा करने के नए तरीकों पर भी विचार विमर्श किया। मालाबार की शुरुआत एक नोट उत्साह के साथ हुई। बुधवार को विशाखापत्तनम में इसके उद्घाटन समारोह में भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नेवीज भी शामिल हुईं। यह मालाबार एक्सरसाइज का 28वां वर्जन है, जो एक लॉन्ग एंड रिच ट्रेडिशन का प्रतीक है। मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत 1992 में हुई थी, जब यह केवल भारत और अमेरिका के बीच एक बायलैटरल एक्सरसाइज थी। समय के साथ इसका दायरा बढ़ा और इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गए। यह 5वीं बार है जब ये चारों देश एक साथ इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। इस एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव है एडवांस्ड वॉर स्ट्रेटजीज की सामूहिक योजना बनाना, उन्हें इंटीग्रेट करना और उनका प्रयोग करना। यह एक्सरसाइज इन देशों को एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बिठाने और रीजनल सिक्योरिटी को मजबूत करने में मदद करता है। इस साल के अभ्यास का नेतृत्व भारत कर रहा है। हर साल नेतृत्व की जिम्मेदारी भाग लेने वाले देशों के बीच बदलती रहती है। इसी तरह अभ्यास का स्थान भी बदलता रहता है, जो वेस्टर्न पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन में इन देशों की कंबाइंड कैपेसिटी को दर्शाता है।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।